बहुत ही आसान भाषा में अगर हमें समझाना हो किसी को आईवीएफ है क्या? सबसे पहले मैं सौरभ को थैंक यू बोलूँगी फॉर गेटिंग मी हियर लालन टॉप पे। आई एम सो एक्साइटेड बट थोड़ी नर्वस भी हूँ। हम पेशेंस ट्रीट करते हैं, आई मीन इतनी ऑडियंस के बीच में बैठना, बट डेफिनेटली मैं जितनी क्वेरी सॉल्व कर सकती हूँ आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो अभी सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ के ना बहुत सारे टर्म्स हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, कोई लोग इक्सी बोलते हैं, आईसीएसआई, कोई लोग बोलते हैं ट्यूब में बच्चा कराना है। सो बहुत सारे टर्म्स बन गए हैं, बट आइडियली आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हम एक फीमेल को अराउंड 10 to 15 डेज के इंजेक्शंस लगाते हैं और उनको बीच बीच में बुलाते हैं, अल्ट्रासाउंड करके उनके फॉलिकल्स देखते हैं कैसे बन रहे हैं। इन फॉलिकल्स में एग्स होते हैं। जब ये फॉलिकल्स बड़े हो जाते हैं अल्ट्रासाउंड पे, तो हम ये एग्स बाहर निकालते हैं लेबोरेटरी में। इन एग्स को हम बाहर ही इंसेमिनेट करते हैं विद द स्पर्म। तो एक डिश होती है प्लास्टिक की, उसमें हम एग्स डाल देते हैं और स्पर्म्स डाल देते हैं, और स्पर्म्स इन एग्स को जाके अपने आप फर्टिलाइज करते हैं। इसको कहते हैं आईवीएफ। ठीक है, तो फिर जो बेबीज डेवलप होते हैं, जब एग और स्पर्म मिलेगा तो हमारा एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो यानी बेबीज। इन बेबीज को हम इंक्यूबेटर में ग्रो करते हैं और डिपेंडिंग अपॉन उनकी ग्रोथ हम 4th या 5th डे ये बेबीज वुमन के यूट्रस के अंदर डाल देते हैं, और उसके 15 दिन के बाद हम टेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, एक आईवीएफ है, एक आईसीएसआई है। ठीक है, आईवीएफ और इक्सी में क्या फ़र्क है ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आईवीएफ में क्या होता है कि हम ट्यूब में ही, मतलब डिश में ही सारा स्पर्म और एग एक साथ डाल देते हैं और वो अपने आप स्पर्म ना एग को फर्टिलाइज करता है। इक्सी में क्या होता है, आईसीएसआई में एक मशीन होती है जिसमें एक माइक्रोस्कोप होता है और 2 नीडल्स होती हैं। सो माइक्रोस्कोप में देख के एक नीडल पे हम एग उठाते हैं, एक नीडल पे हम स्पर्म उठाते हैं, और एग और स्पर्म को उस नीडल से मिलाते हैं, और फिर ये एक मतलब प्रोसेस होता है जहां हम खुद कर रहे हैं, और फिर हम ऐसे एम्ब्रियोज बना लेते हैं। सो हमारा 15% चांस प्रेगनेंसी का बढ़ जाता है अगर हम इक्सी करते हैं। सो आजकल डिपेंडिंग अपॉन कंडीशंस हम डिसाइड करते हैं हमें आईवीएफ करना है या हमें इक्सी करना है। सो ये डिफरेंस है आईवीएफ और इक्सी में, और ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। आपने बोला कि सबसे पहले तो जो महिला होती है उसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये किस चीज़ के, हार्मोन के इंजेक्शन होते हैं? सो अगर एक फीमेल आती है, अब डिपेंड करता है वो यंग फीमेल है, मिडिल एज्ड फीमेल है या ओल्ड फीमेल है, तो डिपेंडिंग अपॉन उसका एग रिजर्व हम उसको हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं, और उनकी डोज भी डिपेंड करती है उनकी एग काउंट पे। एग्स अच्छे हैं तो हम कम डोज से स्टार्ट करते हैं, एग्स बहुत अच्छे नहीं हैं हम थोड़ा हायर डोज से स्टार्ट करते हैं। एंड दीज आर हार्मोनल इंजेक्शंस विच आर एचएमजी और एफएसएच, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो हम ये इंजेक्शंस देते हैं। पर क्या कोई साइड इफेक्ट या फिर कोई रिस्क होता है लगातार अगर हार्मोन इंजेक्शंस दिए जाएं तो? सो डेफिनेटली, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पेशेंट को हम बीच बीच में अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के लिए बुलाते हैं। हम ओवर स्टिमुलेट नहीं कर सकते ओवरीज। अगर हम बहुत सारे इंजेक्शंस लगा दें तो कुछ पेशेंट्स में ना बहुत एग्स बन जाते हैं, एंड देन दैट कैन बी हार्मफुल विच नीड्स टू ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये क्या होता है? सो ये क्या होता है, कुछ पेशेंट्स स्पेशली पीसीओडी, आजकल पीसीओडी तो सबने सुना हुआ है, बहुत कॉमन है ना। सो पीसीओडी में क्या होता है, हमारी ओवरी में अराउंड पेरिफेरी बहुत सारे एग्स होते हैं, राइट। ये पेशेंट्स स्पेशली आते हैं आईवीएफ कराने क्योंकि ये अपने आप कभी कभी कंसीव नहीं कर पाते हैं। सो जब हम इन पेशेंट्स को इंजेक्शंस लगाते हैं तो ये बहुत सारे मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाते हैं। फॉलिकल्स यानी जो हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं ना, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। और जब हम इनको नीडल से रप्चर करते हैं तो हम एग्स बाहर निकालते हैं, जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं लैब में। आप अभी तक जो हमने प्रोसेस समझा उसमें ये समझ में आया कि एक बार जब स्पर्म और एग एक डिश में आपस में मिल जाते हैं उसको आईवीएफ बोलते हैं, और फिर वो वापस एक महिला के गर्भ में दोबारा डाला जाता है। मेरा एक सवाल ये है कि आईवीएफ बहुत लोगों के लिए आखिरी रास्ता होता है क्योंकि कोट अनकोट जो नेचुरल तरीका है उससे वो प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। अब अगर महिला वो बच्चा कैरी नहीं कर सकती, यानी उसका जो गर्भ है वो इतना हेल्दी नहीं है कि वो 9 महीने
बच्चा पाल पाएगा, उस केस में क्या होता है? सी अगर हमारा यूट्रस या गर्भ बहुत हेल्दी नहीं होता है कि भाई हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो पाए, सो सबसे पहले एक तो हमें देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर उसके 2 या 3 बार अबॉर्शंस हो गए हैं, मतलब 6 महीने का बच्चा या 8 महीने का बच्चा अबॉर्ट हो रहा है बार बार, सो पहले तो हमें रीज़न देखना है, रीज़न क्या है। कभी कभी क्या होता है, यूट्रस का मुंह ही खुल जाता है, इट्स वीक, तो कभी कभी हमें नीचे एक सर्वाइकल स्टिच लगाना होता है। सो ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट को सरोगेसी की ही ज़रूरत है। सरोगेसी इज़ जब हम बेबी नहीं कैरी कर सकते हैं। सो देयर आर अदर इंडिकेशंस जब हमें देखना होता है कि हमें सरोगेसी करनी क्यों है। अब बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिनका बचपन से ही यूट्रस नहीं होता, सबसे पहली चीज़, मतलब उनको कभी पीरियड्स ही नहीं आए होते हैं। एंड स्पेशली ना वुमेन, हम जैसी मतलब वुमेन होती ना, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो हम अपने घर पे भी नहीं बताते कि हमें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब उसकी शादी होती है तब पता चलता है यूट्रस ही नहीं है। और फिर वो आते हैं कि भाई हमें बच्चा करना है, तो हमें भाई ऑब्वियसली यूट्रस नहीं है तो हमें सरोगेसी ही करानी पड़ेगी। या एक प्रॉब्लम होती है एंडोमेट्रियोसिस, उसमें क्या होता है, हमारा पूरा यूट्रस डिस्टॉर्ट हो जाता है, हमारी ओवरीज ख़राब हो जाती हैं, उस केस में सब कुछ चिपक जाता है अंदर। उस केस में हम ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस में अंदर बच्चा रखना मुश्किल होता है। या फिर हमें कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई हार्ट डिजीज़ है, या बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या हमारी किडनी फेल हो गई है, इन कंडीशंस में आप बेबी नहीं कैरी कर सकते हो। या फिर हमारे जो यूट्रस की जो अंदर की लाइन होती है, एंडोमेट्रियम, जिसमें हम बच्चा डालते हैं, वो इतनी ख़राब है कि उसमें जाले बन गए हैं अंदर कि वो हमारा बच्चा नहीं रोक पा रहा है। सो ये कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम सरोगेसी एडवाइस करते हैं।